हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 इतिहास के आरंभिक नगर, इसके चैप्टर के मैंने नोट्स बनाकर उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक हैं हम उन सब टॉपिक को देखते हुए और उनकी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हड़प्पा की कहानी, इसको देखते हैं। हड़प्पा के बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी लेते हुए चलते हैं। हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसमें हड़प्पा के बनाने के लिए जो ईंटों का प्रयोग किया गया था वो हड़प्पा के पुराने ईंटों का प्रयोग किया गया था रेलवे लाइन बिछाने के लिए। उसके बाद पुरातत्वविदों ने 80 साल पहले स्थल को ढूंढा और पता लगाया, और उन्होंने देखा कि ये जो महाद्वीप, हमारे महाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है यह शहर हड़प्पा के शहर। और क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, 80 साल पहले सबसे पहले इस नगर की खोज हुई थी, और उसके बाद में इस तरह के जो जितने भी इमारतें और चीज़ें मिली उन सभी को पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता कहा। और शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा शहर का निर्माण कब हुआ था? तो हड़प्पा शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब हम इस नगर की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो हड़प्पा के नगर की विशेषता है कि यह नगर 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, और पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा था पर निचले हिस्से में बना था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और जो निचले वाले भाग में था वो उनको निचला नगर कहा गया। अब हम देखते हैं, नगर दुर्ग के कुछ इलाकों में खास इमारतें बनाई गई थी। नगर दुर्ग के इलाकों में, जैसे कि मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। अब हम महान स्नानागार के बारे में कुछ देख लेते हैं। इस तालाब को बनाने में ईंटों में प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। महान स्नानागार को बनाने में ईंटों में प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, और पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, और सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे, और शायद यहाँ पर जो विशेष अवसर पर लोग स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद उस पानी को निकाल दिया जाता था। कालीबंगा, लोथल जैसे नगरों में हमें अग्निकुंड मिले हैं। इससे पता चलता है कि शायद वो यज्ञ करते होंगे। और हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो जैसी जगह में हमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले, जो अनाज वगैरह का संरक्षण करते होंगे। इस तरह की हमें चीज़ें मिली है। और ये है महान स्नानागार, जिसके चारों तरफ कमरे बने थे, दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसमें विशेष अवसर पर विशेष लोगों द्वारा स्नान किया जाता था, तो इसमें पानी कुओं से भरा जाता था। अब हम दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ, ये जो दोनों नगर थे, उचले वाले और निचले वाले, तो दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की करने के लिए पानी कुएं से आता था और ईंटों से बनी थी। हजारों साल बाद आज तक की दीवारें खड़ी रही। चिनाई की वजह से दीवारें मजबूत रहती थी। अब हम भवन और नाले सड़कें देखते हैं, वहाँ की भवन, नाले, सड़कें। तो नगर के घर 1 या 2 मंजिले हुआ करते थे। वहाँ के जो घर थे 1 या 2 मंजिले हुआ करते थे, हड़प्पा नगर के घर। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। उनके आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। सभी घरों में अलग अलग स्नान घर, नहाने का घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। नगरों में ढके हुए नाले थे, जो सावधानी से सीधी बनाई जाती थी, और हर नाले में हल्की ढलान बना होता था ताकि पानी आसानी से बह जाए। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, और बाद में बड़ी नालियों में मिल जाती थी। जगह जगह क्या था? मेन हॉल था, और मेन हॉल
बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि देखभाल और सफाई के लिए। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। अब हम नगरीय जीवन के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करते होंगे। यहाँ पर नगर की योजना बनाने वाले लोग रहते होंगे, और ये जो नगर की योजना बनाने वाले जो थे वो शासक थे, और शासक लोगों को दूर भेजकर धातुएं व अन्य बहुमूल्य पत्थर व उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। और शायद शासक खूबसूरत मनके व सोने चांदी से बने आभूषण अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे। इन नगर में क्या रहते थे? शासक के अलावा लिपिक रहते थे, जो मोहरों पर लिखते ही थे और अन्य चीज़ों पर भी जो लिपिक लिखते थे। और जो बचे नहीं, अभी क्या ये बचे नहीं। और नगरों में शिल्पकार व स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो क्या करते थे? जो अपने घरों में उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, लंबी यात्राएं करते थे, और वहाँ से लाते थे उपयोगी चीज़ें और किस्से कहानियाँ। शिल्पकार और स्त्री पुरुष कई खिलौने भी बने हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के बच्चे खेलते भी होंगे। अब हम नगर और नए शिल्प देखते हैं। पुरातात्विक द्वारा प्राप्त हड़प्पा के नगरों की चीज़ें, जो पुरातात्विक द्वारा प्राप्त हड़प्पा के नगरों की चीज़ें मिली हैं, पत्थर, तांबे, शंख, सोना, चांदी, धातु की बनी वस्तुएं। हमें हड़प्पे और कांसे से औजार, हथियार और गहने बनाए जाते थे। सोना चांदी से गहने व बर्तन बनाते थे। और यहाँ मिली मनके और बाट और फलक सबसे आकर्षण चीज़ें हैं। मनके, बाट और फलक। पत्थर की मोहरे बनाते थे। हड़प्पा के लोग काले रंग से किए हुए डिज़ाइन के खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं। मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है, जैसी चीज़ें हमें मिली है। यह सारी चीज़ों का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। जितनी भी चीज़ें हमें मिली है मोहनजोदड़ो से, ये सारी चीज़ें विशेषज्ञों द्वारा इसका निर्माण किया जाता था। और इन यह जो विशेषज्ञ स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे। और विशेषज्ञ किन्हें कहते हैं? जो खास चीज़ों को बनाने वाला विशेषज्ञ, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, वह मोहरों पर पच्चीकारी करना इत्यादि। इस तरह के काम विशेषज्ञ द्वारा किया जाता था। और हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें नहीं पता कि केवल पुरुष ही इस काम में दक्ष थे या फिर महिलाएं। शायद पुरुष व महिलाएं दोनों ही इस काम में दक्ष हो, दोनों ही विशेषज्ञ हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कच्चा माल। कच्चा माल होता क्या है? जो या तो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान व पशुपालक द्वारा उत्पादन किया जाता है, उन्हें हम कच्चा माल कहते हैं। और प्राकृतिक के रूप में मिलने वाली चीज़ें जैसे लकड़ी, धातु के अयस्क, किसानों द्वारा प्राप्त कच्चा माल, कपास। और किसी बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। कच्चा माल का बाद में हम कताई बुनाई करके इसका कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों चीज़ों का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलते थे, लेकिन सोना, चांदी, तांबा, लोहा और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वो दूर से आयात करते थे, दूसरी जगह से मंगाते थे। और तांबे का आयात वो आज के राजस्थान से करते थे। और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से वो तांबे का आयात करते थे। और कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली टिन का आयात वो आधुनिक ईरान
और पाकिस्तान से करते थे। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और मूल्यवान पत्थर का आयात वो गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे। अब हम देखते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कहाँ से आता था। नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे और अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। ठीक है। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि गेहूं, जौ, मटर, दालें, सरसों, धान, तिल जैसे फसलें वो उगाया करते थे। अब हड़प्पा में हल का प्रयोग नई बात थी और जो बच नहीं पाई, क्योंकि हल लकड़ी के बने होते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। क्षेत्र में बारिश कम होती है, जो सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। इस क्षेत्र में, हड़प्पा क्षेत्र में बारिश कम होती थी, जिसमें वो सिंचाई के लिए कुछ अन्य तरीके भी अपनाए होंगे, जैसे पानी की संचय करते होंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन पानी का उपयोग किया जाता होगा। हड़प्पा के लोग गाय, भेड़, बकरी, भैंस जैसे पशु पालते थे। अब बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में जो थे वो मवेशियों के झुंड को दूर दूर तक ले जाना पड़ता था। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। हिरन जैसे जानवरों का वो शिकार किया करते थे। अब हम देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। ठीक है। यहाँ साफ पानी मिलता था धोलावीरा में और ज़मीन उपजाऊ थी। वैसे तो हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था, पर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर के ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ठीक है। बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और यहाँ पर हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों का पत्थर पर खुदा हुआ पाया गया है। ठीक है, धोलावीरा में। और अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था और यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटे वस्तुओं पर मिलते थे, लेकिन यहाँ पर लकड़ी के बड़ा जड़ा हुआ पाया गया, इसलिए यह क्या है, अनोखा अवशेष है। अब हम देखते हैं गुजरात की खामबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे पर बसा नगर लोथल। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां पर कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कीमती पत्थर और कच्चा माल, पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का जो है ये महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें, मुद्रा अंकन या मुद्राबंदी होती, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, मुद्राबंदी। यहाँ पर एक इमारत मिली है। यह संभव है कि मनके बनाने का काम होता होगा इस इमारत पर। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके और मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। अब देखते हैं कि सभ्यता का अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों में कचरे का ढेर बनने लगा। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। इन नगरों के नष्ट होने का क्या कारण रहा होगा? तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी
और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और इस कारण यह हो सकता है कि ईंटें जो पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। इलाकों में बाढ़ आ गई होगी और यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियां का सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। मतलब इस तरह की कई बातें का अनुमान लगाया जाता है क्या इन सब की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ। खैर जो भी हो, परिवर्तन का असर तो साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई, कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाके में बस गए, छोटे छोटे नगरों में जाकर बस गए। इसके बाद लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। उसके बारे में हम अगले चैप्टर में देखेंगे।